जैसा हम सबको बार बार हम पता ही है कि हमारा फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा है किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, राजा किसान और नगर। उसमें अभी तक हम 6 सेगमेंट 6 खंड पढ़ चुके और अब हम आखिरी खंड पर आ रहे हैं, 7वें खंड पर। और ये सातों खंड 7वां और 8वां 2 खंड और, तो 7वां और 8वां खंड वास्तव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को हमारे सामने पेश करें। एनसीईआरटी की किताबें इस दृष्टि से बनाई गई हैं कि उनमें ना केवल किसी पीरियड की, किसी कालखंड की ना केवल जानकारियाँ होती हैं, जैसे हमने अभी सेकंड चैप्टर में देखा कि जो हमारी 600 BC से 600 CE के दौरान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या थी, उसकी कुछ मुख्य बातें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा कि इस दौरान जनपद महाजनपद बने, मौर्यन एम्पायर बना, ये सब तो पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी। और फिर हमने देखा इकोनॉमिक हिस्ट्री। इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमने देखा कि गांव में क्या काम धंधे थे, गांव के लोगों का जीवन कैसा था, गांव में किस तरह की डिफरेंसेस थे, किस तरह की इनइक्वालिटीज़ थी, ये सब हमने देखा। तो गांव की इकोनॉमी के बारे में देखा। फिर उसके बाद शहरों की इकोनॉमी पर आ गए कि शहरों में किस तरह से ट्रेड होता था, शहर में किस किस तरह के लोग रहते थे, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये सब तो उस समय के, उस पीरियड की, उस कालखंड की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हमें इस पार्ट में मिली। लेकिन एनसीईआरटी किताब केवल जानकारियाँ देने तक सीमित नहीं है कि हम रट लें उन चीज़ों को कि भाई उस समय ऐसा होता था, उस समय ऐसा होता था, बस इतने तक अपने आप को सीमित कर लें। एनसीईआरटी का उद्देश्य ये नहीं। एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य है तुम में क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, यानी किसी बात के बारे में सोचना कि ये हुआ तो कैसे हुआ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर तुमने बताया कि भाई हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि जनपद थे, महाजनपद थे, मौर्यन एम्पायर था, शहरों में लोग ऐसे रहते थे, उनके काम धंधे ये थे, गाँव में उनके काम धंधे ऐसे थे, वो ऐसे रहते थे। तो तुम्हारे मन में सहज रूप से ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये सब तो आज से 2500 से बल्कि 3000 से भी पहले की बातें हो रही थी, तो आज हमें बैठे बैठे कैसे पता चल रहा है कि उस समय ऐसा होता था। तो मैं बार बार आपको यही बात बताता हूँ कि इतिहासकार और उपन्यासकार का अंतर होता है। उपन्यासकार तो अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से कोई भी कहानी लिख सकता है, कोई भी बात लिख सकता है, लेकिन इतिहासकार अपने मन से कोई बात नहीं लिख सकता। उसे इतिहास बताने के लिए कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस, ऐतिहासिक स्रोत उसके पास होने चाहिए। उसे ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर वो बताता है कि उस समय ऐसा हुआ। तो ये जो पूरा सेकंड चैप्टर है, इसमें अलग अलग तरह के सोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन भी लिखवाया था कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के कौन कौन से सोर्सेस थे। तो मैं पूछूंगा पल्लवी से, पल्लवी, मौर्यन एम्पायर के हिस्ट्री को जानने के हिस्टोरिकल सोर्सेस कौन कौन से? ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये लिखवाया था, क्लास में डिस्कस हुआ था और कहा था कि सब इसको तैयार कर लो, लिख लो, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं पेज पलटने का, ये तो तुम्हें ऑन द टिप्स याद होने चाहिए, ये सब चीज़ें पता है। हाँ भाई अनुराग, तू बता। इंस्क्रिप्शन बताए, कॉइन्स बताए, और सबसे फेमस चीज बताई तुम्हें, वो था अर्थशास्त्र और इंडिका, टेक्सचुअल सोर्सेज बताए थे ना। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? हाँ भाई, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? हैं? चंद्रगुप्त ने लिखा था। हाँ भाई, खड़ा हो गया। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? खड़ा हो गया। यहाँ क्या करने आते हो तुम? चाणक्य ने लिखा था। ये बात यहाँ 50 बार बताई, 50 बार बताई गई कि चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? खड़ी हो। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? जल्दी फटाफट खड़े हो करो, टाइम नहीं लगा। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। बैठ जाओ। तो ये सारे सोर्सेज मैंने क्या कहा, अपने आप तुम्हारे दिमाग में घुस थोड़ी जाएगा।
टीचर ने यहाँ पर समझाया, बताया, डिस्कस किया है, उसे घर जाकर रिवाइज भी तो करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी कॉपी पर भी लिखवाया है। लेकिन तुम कॉपी को खोलकर देखना ही नहीं चाह रहे हो कि क्या करें, तो अपने आप याद हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी तब याद होगा। तो हमने बहुत सारे सोर्सेज देखे। ये चैप्टर जो है, ये दूसरा चैप्टर, इसके लिए सबसे मुख्य सोर्स, हिस्टोरिकल सोर्स जो है वो है इंस्क्रिप्शंस, यानी अभिलेख, और वो भी खासकर किसके? अशोक के, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो अशोक के अभिलेख, उनके आधार पर इस चैप्टर में जो हमने बताया वो सब हमें मुख्य रूप से अभिलेखों से पता चला। तो एनसीईआरटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना, और क्योंकि 11th-12th में अगर तुमने हिस्ट्री ली है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अब हिस्ट्री के फील्ड में करियर बनाने का उद्देश्य है। और हिस्ट्री के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर होता है आर्कियोलॉजिस्ट का, पुरातत्वविद का। तो इसलिए एनसीईआरटी किताबों में बार बार ये बताया जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस कैसे काम करते हैं। तो आज ये जो 7th और 8th सेगमेंट जो है, जो तुम्हारी किताब का इस चैप्टर का 7वां और 8वां खंड जो है, इसमें हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट इनको कैसे पढ़ते हैं और इसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो क्या टेक्निक्स अपनाते हैं। ये हमें 7वें और 8वें खंड में पढ़ना है। और 8वें खंड में हम ये पढ़ेंगे कि वैसे इंस्क्रिप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, उनकी भी अपनी सीमाएं, कमियां हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 46 पेज नंबर निकालो। ये 46 है तेरा है क्या? मैं कह रहा हूँ 46 को पेज निकाल, जो कहा जाए उतनी बात सुना कर। तो पेज नंबर 46 में एक फोटो दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, और वो है एक अशोकन इंस्क्रिप्शन का, अशोक का अभिलेख लिखा एक चट्टान पर या एक प्रस्तर स्तंभ पर, यानी स्टोन पिलर पर अशोक ने अपनी कुछ बातें लिखवाई हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखो इस चित्र को, इसमें पढ़ने की कोशिश करो, कुछ पढ़ा जा रहा है? जो केवल चित्र को देख के बता, चित्र में क्या पढ़ा जा रहा है तुझे? कुछ पढ़ा जा रहा है? देखो, मैंने बहुत बार बताई है, अशोक के जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में और कौन सी लिपि में। हाँ भाई ध्रुव, खड़ा हो जा। अशोकन इंस्क्रिप्शन कौन से स्क्रिप्ट में, कौन सी लैंग्वेज में? ये 50 बार बताया इसी क्लास में। हाँ भाई दीपांशु, तू खड़ा हो। अशोकन इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी स्क्रिप्ट में? ये लिखवाया भी तुम्हारी कॉपी पर ही लिखवाया हुआ है। बैठ जाओ भी। तो ऐसा देखो, ऐसा है कि अगर तुम पढ़ना नहीं चाह रहे तो अपना नाम कटा के जा सकते हो, यहाँ क्यों अपना समय खराब करते हो? जब एक एक चीज बताई गई है फिर यूं देखते हैं कि हमें तो बताई नहीं। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख है, ज्यादातर इंस्क्रिप्शन है, उनकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट ये बताई गई, और उसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। तो लैंग्वेज प्राकृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो भारत के ज्यादातर हिस्सों में पाए जाते हैं अशोक के, उनकी लैंग्वेज प्राकृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट में इंस्क्रिप्शन पाए गए अशोक के, उनमें जो स्क्रिप्ट है वो खरोष्टी है। और जो अफगानिस्तान में पाए गए हैं उसके अभिलेख, उनकी स्क्रिप्ट जो है ग्रीक है और रोमन है।
तो जो इस तरह से हमने ग्रीक जो उसकी स्क्रिप्ट है और यूनानी और अरेमाइक, रोमन में अरेमाइक, तो अरेमाइक और ग्रीक ये भाषा है और ये स्क्रिप्ट है कहाँ के इंस्क्रिप्शन में, अफगानिस्तान में जो मिले। और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी पाकिस्तान के हिस्सों में जो मिले हैं वो वहाँ की भाषा तो प्राकृति है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो है खरोश की। और बाकी सारी जगहों का जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो सारे के सारे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में। तो ये जो हमारे सामने इंस्क्रिप्शन का चित्र जो दे रखा है, ये भी एक ऐसा ही है कि इसकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी है और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का विज्ञान है, इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का विज्ञान, हाँ भाई तुम बता क्या कहलाता है, ये भी बताया था हम। अभिलेखों को पढ़ने का विज्ञान, साइंस ऑफ स्टडी इंस्क्रिप्शन, उस विज्ञान को क्या कहते हैं, ये बार बार बताइए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कसरे खा रहे हैं। हाँ भाई, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? हाँ भाई बताओ। एपिग्राफी कहते हैं, बार बार तो बता, अभिलेख शास्त्र और एपिग्राफी। और जो इस विज्ञान का विशेषज्ञ होता है उसे एपिग्राफिस्ट कहते हैं, अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अरे तुम सोते रहते हो, क्या करते रहते हो? तो ये सब चीजें इसी क्लास में बताई हैं, लिखवाइए कॉपी पर, बैठ जाओ। तो जब हमें कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, इस इंस्क्रिप्शन में, जब हमें इस इंस्क्रिप्शन में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो एपिग्राफिस्ट थे, जिन्होंने अपना बहुत दिमाग लगाया, जिन्होंने अपना बहुत प्रयास किया, लॉजिक लगाई, तो आखिर उन्हें कैसे समझ में आई ये एपिग्राफ। उससे भी पहले, हम इसकी कहानी जानने से पहले, एक किसी पेज नंबर 46 पर फिगर 2.10 दे रखा है, एंड अशोकन इंस्क्रिप्शन, और उसके नीचे दे रखा है फिगर 2.11 अशोकन ब्राह्मी विद देवनागरी इक्विवेलेंट। तो अब ये देखो, आज हम जो हिंदी लिखते हैं उसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी। तो इस टेबल में आपको कंपैरिजन करके दिखाया कि आज हिंदी की देवनागरी में जिसे हम का लिखते हैं, का, उसको ब्राह्मी में कैसे लिखा जाता था, टी की तरह। आज हम जैसे चा लिखते हैं उसे ब्राह्मी लिपि में डी की तरह लिखा जाता है, स्मॉल डी की तरह। जिसे हम ढा लिखते हैं उसे सी की तरह लिखा जाता था। दा को दा जैसा ही लिखा जाता था। माँ को ऐसे प्लास जैसा लिखा जाता था, और रा को ऐसे एक इस तरह से लाइन की तरह, डंडे की तरह लिखा जाता था। तो अब इसको देखकर आप ये बताओ कि देवनागरी लिपि का ऐसा कौन सा अक्षर है जो ब्राह्मी लिपि से मिलता जुलता है? तो दा है। दा बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता था जैसे आज लिखा जाता है, बाकियों में काफी अंतर है। तो ये सब उन्होंने बहुत कोशिश करके एपिग्राफिस्ट ने पता लगाया, और इस पर ही हमें एक क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन लिखो, ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया? ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया? ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया? और इंग्लिश में, हाउ वॉज ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेसिफर्ड? हाउ वॉज ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेसिफर्ड? ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया? हाउ वॉज ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेसिफर्ड? तो इसके लिए जो आपका पेज नंबर 46 है 7.1, उसमें लिखा है डेसिफरिंग ब्राह्मी, ब्राह्मी को पढ़ना। हमने ये देखा
कि ब्राह्मी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को किस व्यक्ति ने पढ़ा था, कौन सफल हुआ था उसमें? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो था वो सफल हुआ था, उसने पढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं कि जेम्स प्रिंसेप भी पहला व्यक्ति था जो इसको पढ़ने की कोशिश की थी जिसने। जेम्स प्रिंसेप से बहुत पहले बहुत सारे दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए। और अंततः उनके प्रयासों की कमियों को देख के उनसे सीख कर जेम्स प्रिंसेप ने अंततः ब्राह्मी को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो कैसे शुरू हुआ, मतलब ब्राह्मी को पढ़ा कैसे गया, इस पर सवाल आता है। तो इसका आंसर 7.1 में पे जो 7.1 जो है, इसमें हमें बताया गया है कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो लेट 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही भारत को जानने का प्रयास में रुचि लेने लगे। उनको लगता था कि भारत पे हम तब अच्छा शासन कर सकते हैं जब हम भारत के बारे में, उसके भारत के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर के बारे में पूरी तरह से जान जाए, तब हम भारत पे अच्छा शासन कर सकते हैं। तो इसलिए भारत अपने फायदे के लिए, यानी भारत पे अच्छा तरह से शासन चलाने के लिए उन्होंने, यानी जो अंग्रेज अधिकारी थे, कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जो प्राचीन इंस्क्रिप्शन मिले उनको पढ़ने की कोशिश की कि देखें क्या लिखा है इसमें, जिससे भारत का इतिहास जान सकें। तो बहुत सारे अंग्रेजों ने काम किया, बहुत कोशिश की। इसके लिए वो भारतीय पंडितों का सहायता लेते थे, जो संस्कृत के विद्वान पंडित होते थे, उनके साथ मिलकर खूब दिमाग लगाते थे कि इसमें ये क्या लिखा है, इस इंस्क्रिप्शन में, सभी लेखन बहुत कोशिश करते थे। फिर तरीका ये निकाला गया कि जो उस समय की देवनागरी और बंगला लिपि थी, बंगला भाषा में, और जो हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, उन ग्रंथों को तुलना वो जो इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी ब्राह्मी लिपि, उससे करने लगे कि देखो यहाँ हिंदी में, देवनागरी में ये अक्षर लिखा है, तो इससे मिलता हुआ कुछ ऐसा अक्षर देखो जो इधर लिखा है। ऐसे बहुत कंपैरिजन करने लगे और बहुत कोशिश की, बहुत लोगों ने प्रयास किया, पूरी तरह सफल नहीं हुए, थोड़ी थोड़ी सफलता मिली, किसी को असफलता मिली। फिर अंततः जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मिंट में काम करने वाला अधिकारी था, टकसाल में काम करने वाला अधिकारी था, उसने रात दिन मेहनत की और जो उससे पहले के लोगों ने काम किया था उनकी गलतियों को देखा कि वो कहाँ कमी रह गई, उनकी क्या उनकी प्रॉब्लम थी। उन सब चीज़ों को देखकर वो समझा कि भाई इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, और अंततः वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल हो। तो ये सारी बात हमें बतानी है इस प्रश्न के उत्तर में कि ब्राह्मी लिपि को कैसे डेसिफर किया गया, कैसे उसको पढ़ा गया। तो आपको ये बताना है कि 18th सेंचुरी के लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय पंडितों की सहायता से इसको पढ़ने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने जो उस समय की बंगला और हिंदी की ग्रंथ थे, भाषा थी और देवनागरी लिपि थी, उससे बैकवर्ड, पीछे की तरफ जा जाके उससे ब्राह्मी को मिलाकर देखने ये प्रयास किया कि कौन सा अक्षर ये हो सकता है, कौन सा अक्षर ये हो सकता है। और बहुत प्रयास करने के बाद अंततः जेम्स प्रिंसेप 1838 में, 1838 में इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफल हुए। और उसके सफल होने से हमें अशोक के इंस्क्रिप्शंस का मतलब समझ में आया और हमें पूरा मौर्यन एम्पायर की जो हिस्ट्री लिखने में सफलता प्राप्त। तो ये सारी बात लिखी, लेकिन मुझे पता है कि ये भैंस के आगे बीच में जाई जा रही। मैंने कितनी सारी बात बता दी, अब मैं पूछूंगा, हैं जी हमें तो पता ही नहीं, अरे हमें नहीं पता। ये सारी बातें बार बार इसी क्लास में बताएंगे, फिर भूल गई जेम्स प्रिंसेप कौन था, यही ना किसी को पता। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है। और ये जो क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं ना, यहाँ पर तो क्लास में तो मैं छोटे पॉइंट बताता हूँ कि इसको लिख लो, इन्हें घर जाकर पूरा डिटेल में लिखना होता है। ये समझ जाओ इस बात, काम तेरा कुछ पूरा नहीं, तो जो यहाँ पर मैं लिखवाया था वही लिख दिया, फिर याद ही वापस। घर पे काम कौन करेगा इसका? तो ब्राह्मी के बारे में ये। अब अगली बात है खरोष्टी को कैसे पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न ले,
और तुमने ये नोट कर लिया कि ब्राह्मी वाला उत्तर कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, अपने आंसर अपने जो कॉपी है उसमें नोट करो कि कौन से पेज पे कौन सा पैराग्राफ इसका उत्तर है। अब अगला प्रश्न, हाउ खरोष्टी वॉज रेड, खरोष्टी को कैसे पढ़ा गया। हाउ खरोष्टी वॉज रेड, खरोष्टी को कैसे पढ़ा गया। अब देखो मैं पूछूंगा और फिर देखो कोई ना कोई ऐसा करके मुझे तो पता ही नहीं। हाँ भाई ये बताओ, खरोष्टी लिपि अशोक के इंस्क्रिप्शन लिखने के लिए प्रयोग की गई कहां पर, भारत के कौन से क्षेत्र में। उसमें क्या देख रहा है अभी अभी बताइए, अभी नहीं खड़े होकर बताइए। उसमें कुछ नहीं लिखा, जो मैंने बताया वो क्या सुनिए। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहां पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। तो खरोष्टी को कैसे पढ़ा गया, अब ये सवाल है हमारे साथ कि खरोष्टी लिपि कैसे पढ़ी गई। खरोष्टी लिपि पढ़ना आमतौर पे आसान था उनके लिए, अंग्रेज जो यूरोपियन जो प्रयास कर रहे थे खरोष्टी को पढ़ने का। क्योंकि बैठ जाओ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से हमें हिंद यूनानी राजाओं यानी इंडो ग्रीक जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उनके कुछ सिक्के मिले। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तू खड़ा हो जाओ। हमने कल न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में पढ़ा था, इंडो ग्रीक रूलर्स के सिक्कों की क्या खासियत है। अपना नाम और अपना चित्र सिक्कों पर लगा। एग्जाम्पल देखो, पेज नंबर 47 पर आपको इंडो ग्रीक राजा मनिंदर के सिक्के दे रखे आगे पीछे दोनों तरफ। तो इस पे उसका नाम भी लिखा, उसका चित्र भी बना है। ये मनिंदर, ये याद रखना क्योंकि इस पर बैठ जाओ पिक्चर वाले चित्र वाले प्रश्न भी आते हैं। ये सिक्का दे जाए और पूछा जाए किसका चित्र है, तो ये है हमारा मनिंदर जो इंडो ग्रीक राजा उसका चित्र है। तो क्योंकि जो इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के मिले थे नॉर्थ वेस्ट से, इस इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों में 2 भाषाओं में लिखा गया था, डबल स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया था। ये बात समझ लो ध्यान से, अभी मैं फिर पूछूंगा। इंडो ग्रीक किंग्स के कॉइन्स पे 2 भाषाएं, जैसे हमारे भी तो जो अब करेंसी नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, उसमें तो 2 भाषा होती है, एक हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है। ऐसे उन्होंने भी 2 भाषाओं में लिखवाया था अपने सिक्कों पर। एक तो थी ग्रीक और दूसरी थी खरोष्टी। तो ग्रीक पढ़ना तो आता था यूरोपियंस को, जब उन्हें ग्रीक पढ़ना आता था तो उससे खरोष्टी की तुलना उनके लिए आसान हो गई। जैसे उदाहरण के तौर पर अब मैं ये दिखाऊं, जैसे एक हमारी देवनागरी भाषा में लिखा है और एक रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, लिखा दोनों में सेम चीज है, एक व्यक्ति का नाम लिखा है। अब जो यूरोपियन आएगा यहाँ जानने के लिए कि भाई उसे ये भाषा नहीं आती, वो पढ़ना चाहता है कि ये क्या लिखा है, उसे ये तो आती है, तो वो कहेगा ये तो लिखा अमित। अब वो कंपैरिजन करेगा, कहेगा ये फर्स्ट लेटर जो है ये इससे मिलता है, तो इसका मतलब जिसे हम ए लिखते हैं देवनागरी में ऐसे लिखा है। तो इस तरह से कंपैरिजन करके उन्होंने खरोष्टी पढ़ना आसानी से सीख लिया, क्योंकि उन सिक्कों पर जो ग्रीक में भी लिखा था और खरोष्टी में भी लिखा था। ग्रीक उन्हें पहले से आती थी, तो उससे कंपैरिजन करके उन्हें पता चल गया कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और फिर उसको पढ़ना उन्होंने सीखा। और ये भी पता चल गया कि स्क्रिप्ट तो भले ही खरोष्टी है लेकिन भाषा प्राकृति है यहाँ के इंस्क्रिप्शन की भी, और प्राकृत को पढ़ना सीख लिया था जेम्स प्रिंसेप ने, तो इसलिए खरोष्टी को में लिखे अभिलेखों को भी यूरोपियन लोग आसानी से पढ़ते हैं। इस तरह से खरोष्टी भाषा को पढ़ना सीखा है। ये सारी बातें कहाँ लिखी है, पेज नंबर 46 और 47 के 7.2 सेट में। नोट कर लो अपनी कॉपी, इसका आंसर कहाँ है।
और जो जो मैंने बताया वही सब इसमें लिखा है, उसको ध्यान से लिख के आना है कि भाई क्या थी खरोष्टी, कैसे पड़ी। इसमें एक जैसे मैंने तो यहाँ पर अमित का प्रयोग किया शब्द का, वो नाम का, इन्होंने मतलब ये किताब में अपोलोडोटस नाम के राजा का प्रयोग किया। क्या अपोलोडोटस ग्रीक में भी लिखा था, खरोष्टी में भी लिखा था, तो कंपैरिजन किया ए से ए का, तो पता चल गया कि जो ए लिखा जाता है ग्रीक में उसको खरोष्टी में ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने खरोष्टी लिखना सीखी। यहां तक की बात समझ में आ गई? अभी समझ में कुछ नहीं आई होगी तुम्हारे जैसे जो है ना, ऐसे कि जिनको बार बार समझाओ फिर भी देखते हैं हमें तो पता ही नहीं कि क्या होगा। अब हम एक और, क्योंकि हम इस समय अब हम इतिहास की जानकारी इकट्ठी नहीं कर रहे, अब हम ये सीख रहे हैं कि एपिग्राफिस्ट काम कैसे करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट काम कैसे करते हैं। तो ये जानने के लिए कि एपिग्राफिस्ट कैसे काम करते हैं, हम अशोक के 2 अभिलेखों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि एपिग्राफिस्ट ने उनका मतलब कैसे निकाला। तो पेज नंबर 47 के बॉक्स को देखो। पेज नंबर 47 का जो बॉक्स है, द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। तो इसको पढ़ो जरा, क्या लिखा है इसमें, सब ध्यान से पढ़ो, 2 मिनट के अंदर पढ़ो फटाफट। तो ये एक अभिलेख मिला एपिग्राफिस्ट को। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं लक्ष्मी? एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो अभिलेख शास्त्री होते हैं, यानी अभिलेखों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एपिग्राफिस्ट को ये अभिलेख मिला, ये इंस्क्रिप्शन मिला, और जब उनको ये इंस्क्रिप्शन मिला तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ वैसा ही लिखा हुआ था। हालांकि वो उसमें प्राकृत भाषा में और जो ब्राह्मी लिपि में लिखा था, यहाँ तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बता रखा है या हिंदी ट्रांसलेशन बता रखा है। तो उनको ऐसा ये अभिलेख मिला। अब इस अभिलेख का अर्थ उन्होंने कैसे निकाला? पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन केवल पढ़ना ही काफी नहीं है एपिग्राफिस्ट के लिए, वो और भी बहुत सारे काम करता है उस अभिलेख के सही अर्थ को पता लगाने के। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन लिखो, how do epigraphists and historians work to study inscriptions? Question mark. Explain with the help of suitable examples. अब हिंदी में लिखो, अभिलेख शास्त्री और इतिहासकार, लिख रही है तू एक अभिलेख शास्त्री और इतिहासकार अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किस प्रकार करते हैं? अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किस प्रकार करते हैं? क्वेश्चन मार्क। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से समझें। तो ये जो आपका पेज नंबर 47 और 48 पर जो पैराग्राफ है 7.3, हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, ये वाला जो पैराग्राफ है 7.3 जो पेज नंबर 47 पर भी है, 48 पर भी,
इन दोनों पर ये फैला हुआ है। इसमें इसका पूरा उत्तर मिलेगा कि हिस्टोरियंस कैसे और आर्कियोलॉजी और वो जो एपिग्राफिस्ट है वो कैसे काम करते हैं। इसे ध्यान से पढ़ना होगा। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसके आधार पर तुम्हें आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले आप बात बताओगे कि जो एपिग्राफिस्ट है, अभिलेख शास्त्री हैं, वो इंस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़कर उसमें जो छिपी बातें हैं वो कैसे निकालते। तो सबसे पहला उदाहरण जो तुम्हारी किताब में दे रखा है, लेकिन मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि ऐसे ऐसे आंसर लेंगे। तो जो सबसे पहला उदाहरण है वो है कि जो भी तुमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा है, जो अभी अभिलेख पढ़ा है, उसमें क्या नाम लिखा है। उसमें नाम लिखा है देव नाम पियादस्सी। ये देख ले, कॉपी किताब में लिखा है, यहाँ पर ये देव नाम पियादस्सी लिखा। अशोक तो कहीं नहीं लिखा, इस पूरे इंस्क्रिप्शन में कहीं अशोक तो नहीं लिखा, लिखा है देव नाम पियादस्सी। तो फिर एपिग्राफिस्ट ने, इतिहासकारों ने कैसे पता लगाया कि ये देव नाम पियादस्सी और कोई नहीं बल्कि अशोक है। इसमें तो केवल टाइटल, उसकी उपाधि लिखी है, नाम तो लिखा नहीं। तो ये बात फर्स्ट पॉइंट में बतानी है कि अशोक का नाम कैसे उन्होंने ढूंढा। फाइंडिंग नेम ऑफ अशोका, इस अभिलेख में उन्होंने कैसे अशोक का नाम पता लगाया। फाइंडिंग नेम ऑफ, ये पॉइंट नोट कर लो, इसके आधार पर तुम्हें आंसर लिखना पहला। फाइंडिंग नेम ऑफ अशोका, अशोका का नाम उन्होंने कैसे पता लगाया। अशोका का नाम उन्होंने पता लगाया दूसरे अभिलेखों, दूसरी जगह पर उसके लिखे नाम से। उन्होंने इस अभिलेख को पढ़ा, इसमें तो लिखा है देव नाम पियादस्सी। फिर उनको कोई और अभिलेख भी मिला, कोई और ग्रंथ भी मिला, उसमें लिखा है देव नाम पियादस्सी अशोक। तो अच्छा, जिसे देव नाम पियादस्सी कहते हैं उसी का नाम अशोक। अशोक के ये दो उपाधियां हैं। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों से उसकी तुलना की। उन्होंने टर्म्स ऑफ कंटेंट की तुलना की, स्टाइल की तुलना की, लैंग्वेज की तुलना की और पैलियोग्राफी की तुलना की। इन सब से तुलना करके वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो दूसरे अभिलेखों में लिखा है देवनाम पियादस्सी अशोक और यहाँ पर लिखा है देवनाम पियादस्सी, तो ये देवनाम पियादस्सी और कोई नहीं, वही अशोक सम्राट। तो इस तरह से अलग अलग इंस्क्रिप्शन से, अलग अलग ग्रंथों से तुलना करके किन किन चीज़ों की तुलना करी टर्म्स ऑफ कंटेंट की, स्टाइल की, लैंग्वेज की, पैलियोग्राफी। इन सब का तुलना करके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिसका नाम लिखा है देवनाम पियादस्सी वो और कोई नहीं बल्कि अशोक। तो अपने आंसर में पहला पॉइंट तो ये बताना है। इसको ये तुम्हारी किताब में लिखा पहले पैराग्राफ में। तो पहले आंसर, पहले पॉइंट में ये पहला पैराग्राफ की बात आ जाएगी। और इसमें दो और इम्पोर्टेंट बातें आएंगी, याद रखनी है, जो CUT में भी आता है और CBSE के 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है। इसमें दो नाम, उसकी उपाधियां लिखी हैं, देव नाम पियादस्सी। तो पूछा जाएगा देव नाम क्या होता है। देव नाम पियादस्सी तो होगा देव नाम का, सॉरी, देव नाम पिया, देव नाम पिया पियादस्सी, देव नाम पिया पियादस्सी। दो बातें लिखी, देव नाम पिया और पियादस्सी, उसकी दो उपाधियां लिखी। तो देव नाम पिया का मतलब है बिलवेड ऑफ गॉड, यानी देवताओं का प्रिय। लिख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं फिर पूछूंगा, फिर मुंह ताके नहीं, हमें पता ही नहीं। देव नाम पिया का मतलब है बिलवेड ऑफ गॉड, देवताओं का प्रिय। और पियादस्सी का मतलब है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, देखने में सुंदर जो लगे, देखने में आकर्षक जो लगे, देखने में अच्छा जो लगे, उसे कहते हैं पियादस्सी, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो बिलवेड ऑफ गॉड एंड प्लीजेंट टू बिहोल्ड, इन दोनों का मतलब है क्या, देव नाम पिए और पियादस्सी। ये याद हो जानी चाहिए सारी बातें। जरा सा भी ध्यान दोगे तो सब चीज याद हो जाएगी। ऐसी इसमें कोई खास, ऐसी कोई कठिन बात ही नहीं। लेकिन तुमने ये फैसला कर रखा कि हम बिल्कुल देखेंगे नहीं इसको, तो फिर तो कैसे याद होगी, कुछ याद नहीं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि पहला पॉइंट तो ये आएगा इस क्वेश्चन के उत्तर। अब दूसरी बात क्या बताओगे? दूसरी बात बताएगी जो
यानी पहला काम तो एपिग्राफिस्ट का ये होता है ऐसे पता लगाना कि भाई ये नाम जो किसका नाम। और दूसरी बात जो एपिग्राफिस्ट की होती है, दूसरा काम जो होता है पता लगाने का, वो होता है कि जो एपिग्राफ में जो कुछ लिखा है उसकी सत्यता का पता लगाना, उसका मूल्यांकन करना, असेस द स्टेटमेंट्स। यानी जो कुछ लिखा है अभिलेख में वो कितना सत्य है इस बात की पता लगा। लिख रहा है असेस द स्टेटमेंट, जो लिखा वो कितना सही है, कहीं बड़ा चढ़ा के तो नहीं लिख दिया, झूठ तो नहीं लिख दिया कुछ। अब जैसे इसी अभिलेख को देखो जो अभी तुमने पढ़ा है, इस अभिलेख में लिखा है कि अशोक कह रहा है कि मेरे से पहले किसी ने भी प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर नियुक्त नहीं किया था किसी राजा ने। मैं ही ऐसा पहला राजा हूं जिसने प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर नियुक्त किया जो आकर मुझे पूरे राज्य की खबरें देता रहता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? अशोक से पहले भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, बिना रिपोर्ट, बिना जासूसी के, बिना पूरे राज्य की खबरें जाने इतने बड़े साम्राज्य पे शासन चलाना क्या संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब अशोक अपने महत्व को बताने के लिए बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि मैं ही पहला ऐसा राजा हूं जिसने प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर की नियुक्ति की। तो जो एपिग्राफिस्ट होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, वो इस बात पर भी नजर रखते हैं, इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि स्टेटमेंट के जो इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, अभिलेख में लिखा है, वो पूरी तरह सही है या गलत या कुछ बड़ा चला है। तो दूसरा काम ये होता है एपिग्राफिस्ट का। तो दूसरा पॉइंट ये लिखना है इस प्रश्न के ऊपर। तीसरा जो है वो है, अगर तुमने इसको ध्यान से पढ़ा है, जो तुमको अभिलेख दिया हुआ है, तो इस अभिलेख में बीच बीच में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तीसरी बात ब्रैकेट्स के बारे में बता दी, तीसरी बात हमें बतानी है ब्रैकेट्स के बारे में। ब्रैकेट्स में एपिग्राफिस्ट ने अपनी तरफ से शब्द जोड़े। मूल अभिलेख में वो शब्द नहीं है, लेकिन उस अभिलेख की आशय को, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो एपिग्राफिस्ट है उसने अपनी तरफ से वो शब्द जोड़ के उसका अर्थ पूरा किया। वो अभिलेख में नहीं है वो शब्द, वो एपिग्राफिस्ट ने अपनी तरफ से वो शब्द जोड़े ताकि उस अभिलेख का सही अर्थ, पूरा अर्थ स्पष्ट हो सके। तो एपिग्राफिस्ट का काम यह है कि जब वो किसी इंस्क्रिप्शन को पढ़ता है, किसी अभिलेख को पढ़ता है, तो वो उसमें जो कुछ लिखा है उसके अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ शब्द जोड़ दे। लेकिन ऐसा करते समय उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं वो ऐसा शब्द न जोड़ दे जिससे अर्थ ही बदल जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर एपिग्राफिस्ट काम करता है। ये है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें इस हमारे सब में लिखना है। और चौथा पॉइंट है अदर असेसमेंट, दूसरे विश्लेषण भी, दूसरे मूल्यांकन भी करने पड़ते हैं। अदर असेसमेंट्स, दूसरे मूल्यांकन भी करने पड़ते हैं। दूसरे मूल्यांकन कैसे, इसको जानने के लिए पेज नंबर 48 निकालो, पेज नंबर 48। पेज नंबर 48, उस पर भी सोर्स 11 में दूसरा बॉक्स दे रखा, वो भी अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है। तो जरा पढ़ो उसमें क्या लिखा है, अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ो, दूसरा सोर्स 11 में जो इंस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ये इंस्क्रिप्शन बता रहा है कि अशोक ने जब कलिंग पर हमला किया
और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, घायल हुए। तो इससे अशोक का मन विचलित हो गया, द्रवित हो गया और उसने फिर शांति की नीति अपनाने का जो प्रण कर लिया। और उसको क्योंकि उसको बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने एक जगह, एक राज्य को जीतने के लिए इतने लोगों को मरवा दिया, इतने लोग घायल कर दिया, इतने बच्चों को अनाथ कर दिया, इतनी स्त्रियों को विधवा कर दिया, केवल अपनी इस महत्वाकांक्षा के लिए कि मैं यहाँ का भी राजा बनूँ। इस बात से उसे बहुत दुख हुआ, तो उसने ये बात अपने इंस्क्रिप्शन पर लिखवाई, अभिलेख पर लिखवाई। तो अदर असेसमेंट्स में हम किन किन और बातों को देखते हैं वो बताना, वो भी आपको पेज नंबर 48 जो है उस पर लिखा है। अदर असेसमेंट में एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियन ये पता लगाते हैं भाई ये जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लगा हुआ है ये एक रोड पर है, चौराहे पर है, तो क्या यहाँ से आते जाते लोग यहाँ ठहर कर खड़े होकर इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ते होंगे? और उस समय पढ़ाई यानी साक्षरता कितनी थी? क्या सब लोगों को पढ़ना आता था जो इसलिए इंस्क्रिप्शन लगवाया गया? या राजा की तरफ से कोई ऐसे संदेश वाहक भी यहाँ खड़े रहते थे जो लोग आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ पढ़ के सुनाते थे कि भाई देखो राजा ने ये लिखवाया। तो इसी तरह से यह है कि और जो पाटलिपुत्र में जो प्राकृत इस्तेमाल होती थी, क्या उसे पूरे भारत के इतने बड़े हिस्से में सभी लोग उस प्राकृत को समझते थे? तो ये सब बातें भी एपिग्राफिस्ट को सुलझानी पड़ती है। ये अपने आप में बड़ा कठिन सवाल है कि ये सब क्या ऐसे वास्तव में होता था? और एक चीज और कि ये जो अभी हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा है जिसमें वो कलिंग युद्ध का के प्रति अपना दुख दिखा रहा है, अपना अफसोस दिखा रहा है, वेदना दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी इंस्क्रिप्शन कलिंग यानी उड़ीसा में कहीं नहीं मिला। तो अब एपिग्राफिस्ट को ये भी सोचना पड़ता है कि भाई ये जो इंस्क्रिप्शन है जो कलिंग से ही संबंधित है वो कलिंग में कहीं नहीं मिला, राज्य के दूसरे जगहों पे मिला है। तो इसका क्या कारण है? क्या कारण ये तो नहीं कि अभी कलिंग के लोगों के घाव इतने हरे हैं कि उनको सामने फिर से ये इंस्क्रिप्शन लगा के उनके घाव ताजा हो जाएंगे और इसलिए अशोक ने उचित नहीं समझा कि कलिंग में ये इंस्क्रिप्शन लगाया जाए, उसने दूसरी जगहों पे लगाया। ये सब बातें एपिग्राफिस्ट को सोचनी पड़ती हैं, इस पर डिस्कशन मतलब बहुत सोच विचार करके काफ़ी बहस करके निष्कर्षों पर पहुँचना। तो एपिग्राफिस्ट के ये सारे काम। तो 4 पॉइंटों में तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियन इंस्क्रिप्शंस को कैसे पढ़ते और पढ़ते पढ़ते उनके सामने क्या समस्या है। इन 4 पॉइंटों में इसका आंसर देना, पूरा आंसर लिख के लाना है। समझ में आ गए सबको? अब जब ये सारी बात हमारे सामने कंप्लीट हो गई तो अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के आखिरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत बार सवाल आया पेपर में। हम कह रहे हैं कि भाई जो इंस्क्रिप्शंस हैं, अभिलेख जो हैं, उनका प्रयोग करके हमने इस सेकंड चैप्टर का ज़्यादातर इतिहास पता लगाया है। लेकिन इंस्क्रिप्शन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, अपने आप में काफ़ी नहीं होते। हमें और भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस और भी हिस्टोरिकल सोर्सेज का प्रयोग करके पूरा इतिहास पता लगाना पड़ता है। अकेले इंस्क्रिप्शन से हमें पूरी इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। तो यानी इंस्क्रिप्शंस की कुछ सीमाएं, कुछ कमियां हैं, और इस पर 8 नंबर का सवाल आता है 2024 में। इस साल के पेपर में भी सवाल आया है कि इंस्क्रिप्शंस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, अभिलेखों की क्या क्या सीमाएं हैं। तो प्रश्न लिखो, इतिहास के स्रोत के रूप में, इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों की क्या सीमाएं हैं? What are the limitations of inscriptions? What are the limitations of inscriptions as a source of history? इतिहास के स्रोत के रूप में, इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों की क्या सीमाएं हैं? What are the limitations of inscriptions as a source of history? तो इसकी हमें 6-7 सीमाएं, 6-7 कमियां दे रखी हैं जो सेगमेंट 8 है, पेज नंबर 48 और 49 पर। इस पर आपको सीमाएं दे रखी हैं, क्या क्या कमी है बिल्कुल क्लियर लिखी है। लेकिन हम यहाँ पॉइंट वाइज उसको देख लेते हैं, पॉइंट वाइज।
हाँ भाई, सबसे पहली जो सीमा है नंबर 1, जिसे हम कह सकते हैं टेक्निकल लिमिटेशन, तकनीकी सीमा। टेक्निकल लिमिटेशन यानी तकनीकी सीमा। क्या है टेक्निकल लिमिटेशन या तकनीकी सीमा? तकनीकी सीमा यह है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत पुराने हैं, अब उनके अक्षर धुंधले भी पड़ गए होंगे, तो धुंधले अक्षरों से हम ठीक से समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है, इसलिए हम इंस्क्रिप्शन से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये पहली सीमा है। हाँ भाई चांदनी, क्या पहली सीमा है? उनके अक्षर धुंधले पड़ गए क्योंकि बहुत पुराने, तो इससे हमें पूरी जानकारी, पूरा समझ नहीं आता कि क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो ये पहली सीमा बैठ जाओ। दूसरी सीमा, इंस्क्रिप्शन हो सकता है डैमेज हो गए हो, टूट फूट गए हो, या जो लेटर्स हैं, जो अक्षर लिखे हैं उसके ऊपर वो मिसिंग हो गए हो। जैसे मान लो ये इंस्क्रिप्शन था, उसको पूरा लिखवाया था, अब ये टूट गया, तो ऐसे टूट गया, तो कुछ अक्षर टूट के अलग हट गए होंगे, पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा था। तो इस वजह से भी हमें इंस्क्रिप्शन से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि इंस्क्रिप्शन डैमेज हो गए हैं, या उनके लेटर मिसिंग है, लेटर खो गए हैं। इस वजह से हमें इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये इसकी दूसरी सीमा है, नोट करता जाओ। तो ये इसकी दूसरी सीमा है। सब किताब में लिखा है, लेकिन मैं पॉइंट वाइज तुम्हें याद रखने के लिए छोटे छोटे लिखवा रहा हूं। लेकिन किताब अपनी घर जाकर इसका पूरा आंसर लिख के लाना है, जैसे 8 नंबर का लिखा जाए। तीसरा जो है, तीसरी सीमा जो है वो है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स नॉट नोन। पता नहीं कि इनका असली मतलब क्या है। जो ये शब्द इस्तेमाल हुए हैं इसमें, ये जो शब्द इस्तेमाल हुए इस इंस्क्रिप्शन में, उसका असली मतलब क्या है, क्योंकि वो शब्द तो आज से कितने साल पहले किस संदर्भ में प्रयोग होते थे, आज वही शब्द उस भाषा में पता नहीं किस रूप में प्रयोग होता है। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि जो शब्द लिखा उसका वही मतलब है जो उस समय चलता था या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये देखते हैं, हम अपने क्लास में बहुत बार शब्द का प्रयोग करते पजामा, तो अब ये इंस्क्रिप्शन पे मैं लिख दूं कि हमारी क्लास में 5 पजामे हैं। अब ये आज से 5000 साल बाद किसी आर्कियोलॉजिस्ट को, किसी एपिग्राफिस्ट को मिले तो कहे क्लास में पजामे भी होते थे, और उसे पता नहीं पजामे हम किसे कहते थे। तो इसका मतलब उस समय किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग होता था। बाद में जब वो शब्द हमें मिला है तो हम उसका सही पता नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय पता नहीं किस रूप में उसका प्रयोग होता था और आज किस रूप में हो रहा है। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम आती है अभिलेखों का अर्थ जानने में, क्योंकि जो शब्द उस समय प्रयोग होते थे वो किसी लोकल एरिया के किसी विशेष संदर्भ में प्रयोग होते थे, उनका मतलब उस समय पता नहीं क्या था। आज हम अगर उस हिसाब से देखें तो हमें एग्जैक्ट मीनिंग जरूरी नहीं पता चलता। तो ये भी इनकी सीमा है। उसके बाद जो एक और इसकी लिमिटेशन है वो है कि नॉट ऑल इंस्क्रिप्शंस have been deciphered. यानी अब तक तो हमें हजारों लाखों इंस्क्रिप्शन मिल चुके हैं, लेकिन हम सबका अर्थ नहीं पढ़ पाए, हम सबको नहीं पढ़ पाए। और इसके अलावा जो उस समय पता नहीं और कितने ज्यादा इंस्क्रिप्शंस लिखे गए होंगे, लेकिन समय बीतने के साथ वो पूरी तरह से नष्ट हो गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने कुल मिला के इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उसका एक बहुत छोटे हिस्से का अर्थ ही हम निकाल पाए हैं। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो हमें मिल गए हैं लेकिन हम उनका अर्थ नहीं निकाल पाए,
और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो उस समय लिखे गए होंगे और नष्ट हो गए होंगे, वो हमें मिलेंगे। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, ये भी इसकी एक कमी है इंस्क्रिप्शंस की, कि इंस्क्रिप्शंस में जो कुछ भी लिखा था, इंस्क्रिप्शंस में जो कुछ भी लिखा था, जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे वो सारे के सारे हमें उपलब्ध नहीं हो पाए, और जो उपलब्ध हुए भी हैं उनका भी सबका अर्थ हम नहीं समझ पाए, उनको नहीं पढ़ पाए। तो ये भी हमारे इंस्क्रिप्शंस की एक लिमिटेशन है, ये भी इसकी एक कमी है। तो ये हो गई चौथी कमी। उसके बाद पांचवी कमी, चौथी और पांचवी कमी दोनों मैंने इकट्ठी बता दी। एक तो ये कि जितने हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो सारे हम नहीं पढ़ पाएंगे, चौथी कमी। और पांचवी कमी ये कि जितने उस समय इंस्क्रिप्शन लिखे हुए होंगे उनमें से बहुत से तो नष्ट हो गए जो हमें मिले ही नहीं है। तो ये भी उसकी एक कमी है, पांचवी कमी। अब आ गए हम छठी कमी पे। छठी कमी जो है वो है, छठी कमी जो हमारे लिए वो ये है कि इंस्क्रिप्शंस में केवल, हाँ भाई ध्यान सुन ले, इंस्क्रिप्शंस में केवल जो ग्रैंड एंड यूनिक इवेंट्स ही बताई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें ही बताई जाती है। ग्रैंड एंड यूनिक इवेंट्स ही बताई जाती है, बड़ी बड़ी बात है। मैंने इतना दान दिया, मैंने ये जो जैसे रुद्र दामन ने कहता है कि मैंने झील का मरम्मत करवाई, मैंने ये किया, बड़े बड़े बातें लिखी जाती हैं। लेकिन इतिहासकार ये भी जानना चाहते हैं कि आम लोगों का जीवन कैसे है, आम लोग का रोजाना का जीवनचर्या कैसी थी, वो कैसे खेती करते थे, किस तकनीक का प्रयोग करते थे, उनके परिवार में आपस में लोगों के संबंध कैसे होते थे, उन पढ़ाई लिखाई का उनका तरीका कैसे होता था, वो अपना मनोरंजन कैसे करते थे। ये सब बातें इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखी होती, इंस्क्रिप्शन में केवल बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी होती। तो इंस्क्रिप्शन की ये भी सीमा है कि ये आम लोगों के जीवन के बारे में कुछ नहीं बता पाते, ये केवल राजाओं और बड़े लोगों के जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताते। तो ये भी इनकी एक कमी है। और आखिरी जो कमी है वो ये है, जो आखिरी जो कमी है वो ये है कि इंस्क्रिप्शन जो हैं वो इनवेरिएबली प्रोजेक्ट द व्यूज of the person who had commissioned them. यानी इंस्क्रिप्शन में केवल उस व्यक्ति के विचार पता चलते हैं जिसने उस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था। यानी राजा ने लिखवाया तो राजा के विचार पता चल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, आम लोग, उनके विचार इंस्क्रिप्शन से पता नहीं चल रहा। जैसे हमने देखा भी था, आम लोगों के विचार जानने के लिए कोई इंस्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं होता, तो इसलिए इतिहासकार आम लोगों के विचार जानने के लिए किसका प्रयोग करते थे? जातक कथाओं और पंचतंत्र का। ये देखा था हम लोग। तो इंस्क्रिप्शन की एक सीमा ये भी है कि जिसने इंस्क्रिप्शन लिखवाया केवल उसका दृष्टिकोण, उसके विचार हमारे सामने आएंगे, लेकिन दूसरे लोगों के विचार, दूसरे लोगों के जो आम लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके विचार, उनका दृष्टिकोण सामने नहीं आ पाता। तो इसलिए ये सब इसकी कमियां हैं इंस्क्रिप्शन की। और इंस्क्रिप्शन में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने वो पंजाब वाला एग्जाम्पल दिया, तो इस पर लगातार बहस होती रहती है अलग अलग एपिग्राफिकल स्टोरियंस में कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और नई चीज, नए तथ्य सामने आने पर उनके अर्थ भी बदलती है। तो ये सारे इसके लिमिटेशन है। ये 8 नंबर का सवाल आता है, बहुत बार आ चुका है, और इस साल 2024 में भी यही सवाल आया था, और यही सारी बातें कि इंस्क्रिप्शंस की क्या सीमा है, क्या लिमिटेशंस। तो यहाँ तक की बात अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब एक कॉपर प्लेट वाले इंस्क्रिप्शन की यहाँ पर फोटो दे रखी है। यानी इंस्क्रिप्शन केवल चट्टान पर या खंभों पर नहीं लिखे जाते थे, बल्कि कॉपर प्लेट, तांबे की पट्टी ऊपर भी लिखे जाते। अब आ जाओ पेज नंबर 50 और 51। यहाँ पर आपको टाइमलाइंस दे रखी है। ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन पर आधारित सवाल आते हैं एग्जाम में इनडायरेक्टली।
कई बार क्रोनोलॉजी के बारे में पूछते हुए कई बार। तो पहले हम पेज नंबर 51 की टाइमलाइन 2 जो है उसमें हम बात कर रहे हैं मेजर एडवांसेस इन एपिग्राफी, यानी भारत में एपिग्राफी में क्या क्या विकास हुए। तो सबसे पहले 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और उसने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का प्रयास शुरू किया। तो ऐसे ही बताएगा फिर क्या हुआ सब बताएगा। और जो 20th सेंचुरी में यानी 1965-66 में जो सबसे प्रमुख सबसे बड़े इंडिया के एपिग्राफिस्ट है वो है डीसी सरकार, देखिए नाम अंडरलाइन कर लो ये। और डीसी सरकार की किताब का क्या नाम है? इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी, दिख गया? तो ये सबको इनका नाम याद रखना है कि भारत के सबसे बड़े एपिग्राफिस्ट कौन है? डीसी सरकार। और उनकी किताब का क्या नाम है? उनकी किताब का नाम है इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी। तो ये तो थी एपिग्राफी के बारे में कि क्या क्या विकास हुआ, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट। अब पेज नंबर 50 की टाइमलाइन देखो, ये आपको इतिहास की जानकारी दे रही है। इस इतिहास की जानकारी का होना इसलिए जरूरी है, इस टाइमलाइन पर जानकारी होना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर में क्रोनोलॉजी वाले कालक्रम अनुसार वाले प्रश्न आते। जैसे उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न लिखो, इंग्लिश में लिख लो, सब बड़ी सिंपल इंग्लिश है, सारे सब हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिखो। Arrange the following dynasties. Arrange the following dynasties in chronological order. Arrange the following dynasties in chronological order. यानी नीचे कुछ राजवंशों के नाम दिए हुए हैं, उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है, यानी सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरह से। तो आपको डायनेस्टीज के नाम बताना, तुम्हें कालक्रम बताना है। तो सब मैं जो आपको जो नंबर 1 लिखा हुआ है चालुक्य, लिख ले नंबर 1 चालुक्य। नंबर 2 मौर्य, मौर्यास। एक तो चालुक्य, दूसरा मौर्यास, तीसरा कुषाणास, चौथा इंडो ग्रीक, पांचवा है हमारा वाकाटक्स, और लास्ट है हमारा गुप्ता। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जल्दी से लगाओ, पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, जल्दी लगाओ। तो ये कैसे पता लगाओगे? उसी के लिए ये तुम्हारी ये है, ये जो तुम्हारी टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन में देखो पहले कौन था, बाद में कौन था, उसके हिसाब से इनको क्रम में लगाओ। जल्दी लगाओ। तो इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होता है।